नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ए.के. साहू आपका पुनः अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सबका जो विषय है वो है हाउ टू रीड कस्पर कुंडली कैसे पढ़ी जाए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि खुल्लर जी पद्धति का उपयोग क्यों किए, क्या कारण है। आज उनकी कुंडली को पढ़ने का जो तरीका है ये मैं बताने जा रहा हूँ। बोर्ड पर आप ध्यान देंगे, ये एज आपका सिलेबस है, किस तरीके से पढ़ेंगे। एक एक सिलेबस का एक पॉइंट जो है उस पर मैं स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बना करके आपको अपलोड करूंगा। लेकिन आज आप जाने पहले कि उसको पढ़ा कैसे जाएगा कस्पर कुंडली को। मान लीजिए कोई नेटिव कोई जातक आपके सामने समक्ष प्रस्तुत होता है और वह अपना जन्म समय आपको देता है 7/7/1980 मान लेते हैं, काल्पनिक आपका डेट ऑफ बर्थ है और टाइम देता है शाम को 6 बजे 6:30 PM। मान लीजिए 6:30 PM 6:30 और प्लेस बताता है आपको वाराणसी। और अब आप ध्यान दें कि ये 3 सूचना वो आपको उपलब्ध कराता है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। अब आपको कुंडली कास्ट करने से पहले, खुल्लर जी पद्धति कुंडली कास्ट करने से पहले आपके पास एक डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए जिसका टाइम एकदम एक्यूरेट हो। दूसरा, आपके पास ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर हो जिसे श्रीमान खुल्लर जी ने डिजाइन करवाया था और मुकेश गुप्ता जी मध्य प्रदेश, इन्होंने जो है इसको डिजाइन किया था। और आपके पास ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर वर्जन 4 होना चाहिए। जब आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ इतनी सूचना फिल करेंगे तो साथ में आपको उस प्लेस का लैटिट्यूड और लैटिट्यूड भी सेट करना होगा। उस लोकेशन का लैटिट्यूड लैटिट्यूड सेट होने पर ही आपकी सही कुंडली कास्ट होगी। अब तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कुंडली कास्ट हो गई और आपको एक भावा चार्ट मिला। भावा चार्ट पर ध्यान देंगे क्योंकि कस्पर इंटर कुंडली जो है भाव कल पे डिपेंड है। ये भावा चार्ट क्या है इसको समझे आप लोग। देखिए, जीवन में इन 12 भाव का ही फल आपको प्राप्त होना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 से लेके 12 भाव हैं। इन 12 भाव का ही फल आपके जीवन में प्राप्त होना है। एक थोड़ा सा मैं आपको भाव के बारे में बता दूं, इसका एक और वीडियो बना करके भाव के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे प्रथम भाव जो है ये एसेंडेंट का है, आपका स्वयं का है। दूसरा जो भाव है ये वित्त का है और कुटुंब का है। तीसरा जो है छोटी यात्रा का, छोटे भाई बहन का है। चौथा माता का है, सुख का है, भूमि और भवन का है। पांचवा जो है पहली संतान का है और लव रोमांस का है। छठवां आपके जॉब का और रोग का है। सातवां आपके साझेदारी का है, पत्नी का है, व्यापार का है और दूसरी संतान का भी है। आठवां आपके आयु का भाव है, आपके चिंतन का भाव है, आपकी दुर्घटना का भाव है। 9वां आपके पिता का घर है, ये बड़ी यात्रा का भी घर है। 10वां आपके प्रोफेशन का है जो ये डिसाइड करता है कि जीवन में आप जॉब करेंगे कि व्यापार करेंगे। और 11वां आपकी इच्छा पूर्ति का है। 12वां आपका व्यवहार है। तो इन भावों का फल जिस जातक को मिलना है, इसमें सबसे पहले खुल्लर जी पद्धति द्वारा आपको फर्स्ट एसएसएल, प्रथम भाव का जो एसएसएल है वो सेट करना होगा। प्रथम भाव का ध्यान दें, एसेंडेंट और फर्स्ट कस्ट एसएसएल आपको सेट करना होगा। यदि आप फर्स्ट कस्ट एसएसएल सेट कर लेते हैं तभी आप भविष्यवाणी कर पाएंगे, सही भविष्यवाणी कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको जन्म समय शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ेगी। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जैसे यहाँ आपने देखा कि 6:30 शाम को इन्होंने अपना समय दिया है। अब आपको ये ध्यान देना है कि लोग घंटे और मिनट तो बता देते हैं लेकिन सेकंड पर ध्यान नहीं देते। सेकंड की भी स्विच चल रही होगी तो सूर्य की जो महादशा क्रम जो बना है एसएसएल का, आपको पता होगा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 2 मिनट का समय मिला है। तो इसी क्रम में जो महादशा क्रम है, सन के बाद मून के बाद मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु एंड वीनस, इसी क्रम में आपका कोई एक एसएसएल स्वामी बनेगा। अब सन को सबसे छोटा समय मिला है और वीनस शुक्र को सबसे बड़ा समय मिला है। तो आपको बर्थ टाइम रेटिफाई करने पर ये जो शाम का जो समय इन्होंने दिया है 6:30 PM, इसमें कुछ सेकंड का, कुछ मिनटों का फेरबदल होगा
और आप उस क्षण पर पहुंच सकेंगे जिस क्षण में इस जातक का जन्म हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बीटीआर की आवश्यकता पड़ेगी, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? ये 3 तरीके से होगा, इसके 3 नियम है, इस पर आप ध्यान दें। सबसे पहले रूलिंग प्लैनेट की सहायता से आपको रेक्टिफिकेशन करना होगा। रूलिंग प्लैनेट का मतलब यह है कि आपको एसेंडेंट, सन और मून के को रूलिंग प्लैनेट का क्या मतलब वो आपको आगे मैं बताऊंगा, लेकिन को रूलिंग प्लैनेट कौन कौन से थे देख लें। एसेंडेंट, सन और मून के को रूलिंग प्लैनेट में राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये 4 को रूलिंग प्लैनेट मिलेंगे। अब ये कोई भी हो सकते हैं। ये जो 4 को रूलिंग प्लैनेट मिलेंगे, जो राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड है, इनका अपने स्टार लेवल और सब लेवल, इन सभी 4 प्लैनेट का अपने स्टार लेवल और सब लेवल पर 1, 7 और 10 का 172 को सिग्निफाई करना या 1, 7, 10 का सिग्निफिकेटर बनना अनिवार्य है। अब ये कैसे बनेगा, कैसे होगा, ये आपको रूलिंग प्लैनेट से जब मैं बीटीआर करूंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा। मान लेते हैं कि जिन्होंने ये अपना डेट ऑफ बर्थ दिया, इस पैरामीटर पे आपने उनका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर दिया, लेकिन उन्हें बताया कि मेरे पिताजी का मून स्टार, जब उनके पिताजी पैदा हुए तो उनकी महादशा जो थी वो मून स्टार माना जाएगा। पिताजी का मून स्टार, उनके माताजी का मून स्टार, उनके छोटे भाई बहन का मून स्टार, उनके बड़े भाई बहन का मून स्टार, उनके फर्स्ट चाइल्ड का मून स्टार और उनके सेकंड चाइल्ड का मून स्टार। मान लेते हैं सभी उनको पता है या इसमें से कुछ पता है। आपको क्या करना है कि इनका जेनेटिकल कनेक्शन भी बीटीआर में शामिल कर देना है। ये कैसे होगा? करना यह है कि जो मून स्टार ऑफ फादर है, जो पिता जब उनके पैदा हुए थे उस समय का जो मून स्टार ऑफ फादर था, उनकी महादशा का जो स्वामी था वो मून स्टार है, उसका कनेक्शन आपके 9th एसएसएल से होना चाहिए। अब 9th एसएसएल क्या है? देखिए, ये जो तीसरा भाव है ये छोटे भाई बहन का है, ये चौथा भाव जो है माता का है, ये 5वां जो है पहली संतान का है, 7वां दूसरी संतान का है, 9वां आपके पिता का है और 11वां आपसे बड़े भाई बहन का एसएसएल है। तो ये जो मैंने सर्किल बनाया है, इन सबके एसएसएल का जो रिलेशन है वो आप जो एसएसएल है इसका रिलेशन इनके पिता, माता, यंगर, एल्डर, फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड के मून स्टार से होना चाहिए। एक मैं पकड़ लेता हूं, मान लीजिए फादर का मून स्टार सैटर्न है, तो फादर का मून स्टार सैटर्न है, फादर का मून स्टार किससे मिलाएंगे? 9th एसएसएल से उनके पिता का जो मून स्टार सैटर्न आएगा उससे कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे। वो कैसे होगा वो मैं जेनेटिकल कनेक्शन करते हुए बताऊंगा। अब मान लेते हैं उनके जीवन में ये घटनाएं भी घटी हैं, इसको देखें आप। मान लेते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है, चाइल्ड बर्थ भी हो चुका है, डेथ ऑफ फादर या डेथ ऑफ मदर या डेथ ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, छोटे भाई बहन या स्पाउस या दादा या दादी, किसी की डेथ हुई है तो उस वेरिफिकेशन को भी ध्यान देंगे, उस इवेंट वेरिफिकेशन को भी ध्यान देंगे। तो आप पहला क्रम यह है कि आप रूलिंग प्लैनेट की सहायता से, जब अगर मान लीजिए कि इसके पास ये कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और इवेंट वेरिफिकेशन भी नहीं है, तो केवल रूलिंग प्लैनेट की सहायता से आप उसका बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर लें। अगर मान लीजिए उसके पास ये दूसरी कंडीशन वाली भी रूल उसे सूचनाएं दे रहा है तो दोनों मिलाकर कर लें। और मान लेते हैं उनके जीवन में घटनाएं भी घटी हैं तो तीनों मिलाकर कर लें। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का जो स्टेप है, पहला है रूलिंग प्लैनेट। अगर रूलिंग प्लैनेट से काम चल जा रहा है और अगर मान लीजिए अगला जेनेटिकल कनेक्शन भी बता रहा है, ये अपना फादर, मदर, यंगर, एल्डर का मून स्टार बता रहा है तो उससे भी मिलान कर लें। और अगर जीवन में घटनाएं घटी हैं, ये जो घटनाएं लिखी हैं आप देख लें, तो इससे भी आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि उसके जन्म का सही समय क्या होगा। तो पहला जो है ये मस्ट है, ये आपको करना ही करना है। दूसरा तीसरा कंडीशन पे है कि वो सूचना उपलब्ध करा पाएगा कि नहीं। अगर करा देगा तो आप बीटीआर में उसको शामिल करें, और ये सूचना को उपलब्ध नहीं करा पा रहा तो उसको बीटीआर में छोड़ दें। अब आप ध्यान दें, जब आप बीटीआर कर देंगे तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन अगर हो गया तो ये समय थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। सपोज दैट ये जो 6:30 PM था ये 6:28 हो गया, या सपोज दैट ये 6 आपका 28 ना होकर के थोड़ा आगे चला गया, 6:32 हो गया। 2 मिनट आगे या पीछे हो गया या कुछ सेकंड का फर्क पड़ गया, तो हम जन्म के उस क्षण तक पहुंच सके जहां पर उस जातक का जन्म हुआ।
अब प्रश्न उठता है कि अगर बीटीआर हो गया है तो उसके आगे की घटना के बारे में वो आपसे मिलेगा। वो आगे पूछेगा कि क्या, मान लीजिए उसकी शादी ही नहीं हुई, अभी मैं कह रहा हूँ शादी नहीं हुई, अब वो शादी के बारे में पूछ रहा है, तो हमको करना क्या, पहले प्रोमिसेस रीड करने हैं कि उसके जीवन में शादी लिखी है या नहीं। जैसे मान लीजिए ये 80 की पैदाइश है, तो आज की डेट में देखा जाए तो 45 साल प्लस का हो चुका है, 45 ईयर वो बिता चुका अपने जीवन का, अब तक शादी नहीं हुई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट एसेसल और प्राइमरी हाउस, प्राइमरी हाउस क्या है, शादी का प्राइमरी हाउस 7वां है, वो भी सब आगे चर्चा होगी। पहली संतान का 5वां है, दूसरी संतान का 7वां है, रोग का 6वां है, देख रहे पिता का 9वां है। ये जो एसेसल है तो इसमें फर्स्ट एसेसल और प्राइमरी हाउस, जिस चीज का आपको फल लेना है, जिस प्रश्न के बारे में बात हो रही है, जो प्रश्न वो पूछ रहा है, उससे संबंधित जो प्राइमरी हाउस होगा उन दोनों को रीड करेंगे। अगर प्रोमिसेस जीवन में अगर आपकी घटना घटनी अगर है तो फर्स्ट एसेसल एंड प्राइमरी हाउस आपको बताएगा। अगर इन दोनों ने आपको ओके कर दिया कि हाँ प्रॉमिस है, शादी आपके जीवन में है, तो अब आप आगे जाएंगे। कब है, तो इसके लिए आपको दशा पोटेंशियल देखनी होगी, दशा लॉट पढ़ने होंगे। कुल्लर जी पद्धति में दशाओं को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है महादशा, दूसरा है भुक्ति, तीसरा है अंतरा, चौथा है सूक्ष्म और आखिरी है प्राणा। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट समझा दूं। महादशा जो है ये डेथ इवेंट के लिए मस्ट है। डेथ इवेंट के लिए महादशा को सबसे पहले रीड करेंगे और महादशा का, उस महादशा का ओके करना, अगर वो ओके करता है तभी डेथ होगी, अन्यथा डेथ नहीं होगी। बाकी कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कुछ घटनाएं जीवन में कभी कभार घटती हैं, जैसे पहला हो गया आपकी शादी जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, दूसरा हो गया फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, सेकंड चाइल्ड बर्थ, वाहन खरीद रहे हैं, भूमि खरीद रहे हैं, ये सब रोज वाले काम नहीं है। तो इनके लिए आपको भुक्ति लॉर्ड को पकड़ना होगा। तो आपको महादशा को न्यूट्रल करना होगा और भुक्ति लॉर्ड को ओके करना होगा कि हाँ प्रोमिसेस ओके हैं, और दशा भी बोल रही है कि हाँ, सारी दशाएं बोल रही हैं कि हम आपको यह फल देने के लिए तैयार हैं। मान लेते हैं कि प्रोमिसेस के बाद दशा स्वामी कैसे पढ़ा जाएगा वो आपको मैं अलग अलग वीडियो बनाकर बताऊंगा। इन्होंने भी ओके कर दिया। अब ट्रांजिट देखेंगे। ट्रांजिट क्या है, गोचर। अगर प्रोमिसेस और दशा ओके हो चुकी हैं तो ट्रांजिट में भी आप ध्यान देंगे सैटर्न, जुपिटर और सन और मून। सैटर्न डेथ केस में सैटर्न लेंगे, अन्यथा सैटर्न की आवश्यकता नहीं है। जुपिटर, सन और मून किसी भी घटना को घटने के लिए डेथ केस को छोड़ करके जुपिटर, सन और मून को देंगे, क्योंकि जुपिटर जो है वो साल बताता है। वो एक राशि में, एक साइन में 12 से 13 महीने रहता है, वो साल बताएगा। और सन जो है एक राशि में जो है 1 महीने रहता है, हर महीने की 15-17 तारीख को वो दूसरे राशि में प्रवेश कर जाता है। तो जुपिटर वह ईयर बताएगा, ये साल बताएगा। सन जो है वो आपको मंथ बताएगा, और मून से हम लोग जो है कम से कम डे तक पहुंच सकते हैं। डे का मतलब हो गया, मून जो है एक राशि में 2.25 दिन रहता है, तो इसका मतलब है कि वो दिन बता भी सकता है, वो दिन बताएगा प्राणा के थ्रू कि घटना कब घटेगी। मान लेते हैं कि इवेंट टाइमिंग आपने कर ली, ट्रांजिट ओके हो गया, मान लीजिए इसको भी आपने ओके कर लिया। अब ये आता है कि बीटीआर के बाद आपने प्रोमिसेस रीड कर ली, दशा पोटेंसी पढ़ ली और ट्रांजिट भी ओके हो गया, फिर भी घटना नहीं घटी, तो अब आपको एक स्टेज और चलना होगा, प्रोग्रेशन चार्ट देखना होगा। प्रोग्रेशन चार्ट जो है महादशा क्रम में चलती है, बहुत धीमी गति चलती है। तो प्रोग्रेशन चार्ट का भी आपको प्रोग्रेशन चार्ट में इवेंट टाइमिंग का जो नियम है वो देखना होगा। अगर प्रोग्रेशन ने भी किसी चीज को ओके कर दिया तो घटना उस निश्चित तिथि पर घट जाएगी। अब आप ध्यान देंगे कि ये जो पूरा सिलेबस है, इसमें आप स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीके से मैं इस पे वीडियो अपलोड करूंगा। और ये ध्यान रखेंगे ये जो ग्रह हैं, यह फल जो प्रदान करते हैं, यहाँ देखें जिसे मैंने फर्स्ट एसेसल लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी ग्रह, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे सबसे छोटी दशा सूर्य की है, सबसे बड़ी दशा शुक्र की है, इसमें से कोई भी हो, इस ग्रह का फल अपने स्टार लेवल और पीएस के थ्रू देना है। और वह फल हाँ होगा कि ना होगा,
ये सब लॉर्ड बताएगा, और वो घटना घटेगी कि नहीं घटेगी, फाइनल जो डिसीजन लेगा वो सब लॉर्ड लेगा। ये कैसे होगा, सारी वीडियो आपको मैं अपलोड करूंगा। अब आप ध्यान दें, इन सब की गणना करते समय आपको सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राहु केतु ऑफर द रिजल्ट। राहु केतु का भी आपको देखना है कि राहु केतु अपना फल कैसे प्रदान करते हैं, क्योंकि राहु केतु अपना तो फल प्रदान करते ही हैं, साथ ही साथ अपने साइन और अपने स्टार का भी फल प्रदान करते हैं। तो ये इन सब वीडियो को अपलोड करने से पहले मैं क्रम में पहले आपको राशि, राशि स्वामी, नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी और भाव, ये जो आप देख रहे हैं कुंडली का जो भाव है, इन पर एक छोटा छोटा वीडियो अपलोड करूंगा जिससे पढ़ने में आपको कोई समस्या न हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।